अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ गुल। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा आपका रिश्ता मज़बूत से मज़बूत तर होता चला जाए। आज कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान, बलोच रहनुमाओं और भारत के साथ उनके मुमकिना ताल्लुकात, क्योंकि हालिया दिनों में बहुत ज़िक्र आया है कि किस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट भारत की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, तशद्दुद का इन्होंने एक बाज़ार गर्म कर रखा है। हुक्काम की तरफ से बार बार ये कहा गया, कौमी असम्बली सेनेट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी और फ़ौजी हुक्काम की तरफ से भी कहा गया कि इस तमाम दहशतगर्दी के सिलसिले के कड़ी जो है वो भारत से मिलती है। बल्कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने तो ये भी कहा कि इन तमाम मामलात की नानी भारत है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है। अब इस पे मैं आपको बाद में आऊँगा। पहले आपको एक इंटरव्यू मैं सुनवाता हूँ जो कुछ दिन पहले ही मैंने किया था ओपी शाह साहब से। ये चेयरमैन हैं एक सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है दिल्ली में, और इनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों, और उसी ख्वाहिश के तहत ओपी शाह साहब ने पाकिस्तान और भारत के बहुत सारे दानिश्वरों, रिटायर्ड एम्बेसडर्स और जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट की, और कोई तकरीबन 52 के करीब मज़ामीन उन्होंने पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से इकट्ठे करके ये फरवरी के महीने में वो किताब शाया की। उसकी बाकायदा लॉन्च हुई जिसमें मणिशंकर आयर साहब ने भी शिरकत की। अब इस किताब से हासिल क्या किया ओपी शाह साहब ने, तो मैंने उनसे जो इंटरव्यू किया उसमें पहला सवाल यही था, कबल इसके कि मैं आपको बलूचिस्तान, बलोच रहनुमाओं और भारत के मुमकिन ताल्लुकात के बारे में बताऊं, पहले ये इंटरव्यू सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा कि आखिर बार बार पाकिस्तानी हुक्काम क्यों बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर भारत है। तो पहले ओपी शाह साहब से इंटरव्यू सुनते हैं। मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको 50-52 के करीब लोगों को इकट्ठा करके उनके आपने मज़ामीन एक किताब में इकट्ठे किए हैं, तो आपको इससे हासिल क्या हुआ है? तो उन्होंने फिर ये सुनते हैं क्या जवाब दिया। सबसे बड़ी हासिल तो यह है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आपसे दोस्ती का आरंभ हुआ है। मैं जब आपका नाम ले रहा हूं तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से दोस्त हैं जिनको ये चीज बहुत पसंद आई और वो चाहते हैं कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। उनने कहा इससे ही बात आगे निकलेगी और इसी तरह की और एक्टिविटीज हमको सोचनी चाहिए जिससे कि हम सब कॉन्टिनेंट में वातावरण अच्छा बना सकें, एक दूसरे के कंपल्शंस और लिमिटेशंस को समझें और अपनी सरकारों को सही पॉलिसीज परस्यू करने में मदद कर सकें। अच्छा, तो इसमें आप समझते हैं कि इस वक्त मूड नई दिल्ली में ख़ास तौर पे ऐसा है? पाकिस्तान के तो अपने बड़े मसाइल हैं, मुख्तलिफ क्राइसिस में पाकिस्तान घिरा हुआ है, सिक्योरिटी का क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन आपके यहाँ यानी दिल्ली में, इंडिया में तो हालात बड़े स्टेबल हैं। तो आप समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त इनिशिएटिव ले सकती है कुछ ऐसा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करे? क्योंकि पाकिस्तान ने तो इमरान खान के ज़माने में कोशिश कर ली थी लेकिन इंडिया से जवाब नहीं आया। अभी आप समझते हैं कि मूड है दिल्ली में कि हमने जितने आर्टिकल्स में भी हमने भी लिखा उसमें उम्मीद जाहिर की है कि खुदा के लिए ये जो एडोलेसेंट माइंडसेट है इसमें से निकल के आप मैच्योर लोगों की तरह एक दूसरे को हैंडल करें ताकि फ़ायदा हो इस देश में, इस इलाके में रहने वाले 1.6 बिलियन लोग जो हैं। मैं इसके दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो मैं भारत सरकार के बिहाफ में बोलने का अधिकारी नहीं हूं, तो उनके मन में क्या है। दूसरी बात यह है, जहां तक लोगों का सवाल है, अब
वो पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है। देखिए, वो हमने बुक रिलीज की वो एक्टिविटी की थी, आपको अंदाज नहीं होगा, बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों को वापस जाना पड़ा कि जिस जगह हमने मीटिंग करी वो पूरा भर गया था, लोग खड़े हुए थे और फिर खड़े होने की भी जगह नहीं रही तो लोगों को जाना। और विषय आप जानते हैं क्या था? इन परस्यूट ऑफ पीस इंप्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस। बिल्कुल। दूसरी बात, मुझसे इतने हिंदुस्तानी दोस्त कहते हैं कि भाई पाकिस्तान चलिए, आप और हमको लेके चलिए। सब पाकिस्तान आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की इच्छा है। और तीसरी बात आप देखेंगे उस आर्टिकल्स, अगर आप हिंदुस्तानियों के आर्टिकल्स में कह रहा हूं जिनको आप पढ़ेंगे, उसमें किसी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि हम दोस्ती नहीं चाहते हैं, हम अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं। ये उनके कुछ में ये हो सकता है कि नहीं, संबंध होने के लिए ये चीज पाकिस्तान करे तो ठीक हो जाएगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन किसी भी ने ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं होने चाहिए, ये किसी आर्टिकल में। और उस आर्टिकल में सभी तरह के लोगों के आर्टिकल्स हैं, जो सरकार के विरोध में हैं, जो सरकार के पक्ष में, सब तरह के लोग, इंटेलेक्चुअल्स के भी हैं, एक्टिविस्ट के भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के भी हैं, और दोनों तरफ, चारों तरफ के लोगों के आर्टिकल्स हैं। आप तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों की इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, और उसके लिए जितनी भी चेष्टा की जा सके करनी चाहिए। ये तो जनाब आपने ओपी शाह साहब की बात सुनी, बड़ी नेक ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन ताल्लुकात अच्छे होने के लिए जो सयाको सबाक है वो भी आपको पता भी होना चाहिए, और फिर फरीकैन को अमन के लिए, अमन कायम करने के लिए आमादा भी होना चाहिए। अब बार बार पाकिस्तानी हुक्काम क्यों भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर को, और चाहे टीटीपी है, चाहे बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट, उनके पीछे भारत है। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि 2014 में, कोई सितंबर अक्टूबर की बात है, एक भारतीय पब्लिशिंग हाउस कौतिलिया बुक्स, उन्होंने मरहूम तारिक फ़तेह, जो कि राइटर थे, उस वक्त बाहर कहीं पे वो सेटल थे, तो उन्होंने ब्राह्मदास बुगटी के साथ मुलाकात की, उनसे एक ख़त लिया, और कौतिलिया बुक्स की इनविटेशन पे, उनकी दावत पे उनको एक बाकायदा वीज़ा मिला। 12 घंटे के अंदर अंदर तारिक फ़तेह साहब को वीज़ा भी मिल गया, और बुनियादी मिशन ये था कि वो एक किताब लिखेंगे, किताब का टाइटल होगा हिंदू मेरा दुश्मन नहीं, और साथ ही वो ब्राह्मदास बुगटी का एक खुसूसी ख़त उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के पास लेके आए, और जी टीवी में उनका पहला इंटरव्यू भी हुआ तारिक फ़तेह साहब का, और उसके बाद फिर 4 महीने तक आरएसएस, जो बड़ी नामी ग्रामी तंजीम है भारत की, उसकी दावत पे मुख्तलिफ उसकी जो मराकज़ हैं इंडिया भर में, उनके दौरे करते रहे। वो किताब कभी नहीं छपी, किताब तो नहीं छपी, लेकिन आपको याद होगा कि फिर 2016 में, अगस्त 2016 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने यौम आज़ादी के मौके पे एक पैगाम, तकरीर जो करते हैं, उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के आवाम को भी मुखातिब किया। ये पहला मौका था। उसमें उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर हुकूक इंसानी, जो बलूचिस्तान, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ जो बलूचिस्तान में होती हैं, उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि हम उनके साथ हैं। ये बात क्यों हुई? क्योंकि तारिक फ़तेह साहब ब्राह्मदास बुगटी का लेटर लेके तकरीबन साल पहले वो आए थे, और उन्होंने जो
ملاقاتیں وغیرہ کیں، پھر ان کو اجیت دوول سے بھی ظاہر ہے ان کی ملاقات ہوئی. یہ وہ موقع تھا جب اجیت دوول نے پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ اب بھارت کی 106 کلومیٹر بارڈر یا سرحد کی بھی بات کی، اور اس کا اشارہ گلگت بلتستان کی طرف تھا. اب اگست 2016 میں پہلی مرتبہ کھل کر نریندر مودی نے اپنی تقریر میں بلوچستان کا ذکر کیا، اور یوں بالواسطہ طور پہ پاکستان کا وہ الزام قبول کر لیا کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ تھی اجیت دوول کا ایک نظریہ تھا. وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر سکتا ہے، یعنی بین الاقوامی فورم پہ اجاگر کر سکتا ہے، تو بھارت بھی بلوچستان کو انٹرنیشنلائز کر سکتا ہے. حالانکہ اس کا آپس میں تقابل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ابھی بھی متنازع مسئلہ ہے، جبکہ بلوچستان باقاعدہ پاکستان کی جو بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ سرحدیں ہیں اس کے اندر شامل ہے. لیکن نریندر مودی نے یہ بات کیوں کی؟ وہ اس لیے کہ مارچ 2016 میں بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کے بعد سے ظاہر ہے ایک ہنگامہ اٹھا، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کو رہا کرانے کا اور پاکستان کو دباؤ میں ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ، اور یہ بھارتی تجزیہ کاروں کا بھی اس پہ اتفاق تھا کہ بھارت نے پاکستان کا چیلنج قبول کر لیا ہے اور اب ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے. اور ان کا اشارہ تھا ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ باتیں اجیت دوول نے 2009 اکتوبر میں ایک راؤنڈ ٹیبل انڈیا ٹوڈے نے ایک گول میز کانفرنس منعقد کی تھی 12 ایکسپرٹس کی. اس سیکیورٹی ایکسپرٹس کی کانفرنس میں تمام جو ایکسپرٹس تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ پاکستان کے اندر جو کمزور علاقے ہیں جس کو سافٹ بیلی کہتے ہیں، وہاں پہ جو کمزوریاں ہیں اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، ان سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اور اس میں باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ بلوچستان میں وہی کچھ کیا جا سکتا ہے جو ہم نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا، جو کہ آج کل بنگلہ دیش ہے. اب یہ وہی زمانہ تھا 2015 کا جب طارق فتح ملاقات کر کے جا چکے تھے اجیت دوول سے، کہ 2015 میں تقریباً یہی ٹائم تھا، کوئی 2015 اگست ستمبر کی بات ہے، کہ برہم داس بگٹی کو بھارت میں سیاسی پناہ کی پیشکش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ دوسرے بلوچ رہنما جو کہ اپنی تنظیمیں چلا رہے تھے، ان کے بقول بلوچستان کی آزادی کے لیے انہیں بھی سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینے کی پیشکش کی گئی. یعنی مکمل طور پہ باقاعدہ طور پہ ایک فرنٹ کھڑا کرنے کی اس وقت کوشش تھی. اور جو اجیت دوول ڈاکٹرائن کو بڑھاوا بنیادی طور پہ کس بات سے ملا؟ کلبھوشن جادو کی گرفتاری سے، کہ اس سے پہلے تک بالواسطہ طور پہ خاموشی سے مدد ہو رہی تھی اجیت دوول ڈاکٹرائن کے مطابق، لیکن کلبھوشن جادو کی گرفتاری کے بعد پھر یہ غالباً فیصلہ کیا گیا کہ اب اس جنگ کو کھل کے کھیلنا چاہیے. اور اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ اور براس نام کا جو کولیشن ہے وہ بھی کوئی 3 یا 4 سال پہلے بنا تھا. یہ مختلف تنظیموں پہ مشتمل ایک فرنٹ ہے. تو بنیادی سی بات ہے کہ جب تک اجیت دوول مطمئن نہیں ہوتے کہ پاکستان کو ہم نے کافی سبق سکھا دیا ہے، اس وقت تک پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کا اور خون خرابے کا یہ بازار غالباً یوں ہی گرم رہے گا. اور چاہے وہ بلوچ ریپبلکن آرمی ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، یا پھر یہ جو براس الائنس انہوں نے بنایا ہے، یا TTP، یہ سب تنظیمیں دہشت گردی کے فرینچائز کے طور پہ یوں ہی کام کرتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ.